हेलो फ्रेंड्स। स्लीप मेडिसिन की इस सीरीज में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर, जो कि पोलीसोमनोग्राफी और स्लीप स्टडी भी कहते हैं, इस पर होगा। पोलीसोमनोग्राफी और स्लीप स्टडी ये उन मरीजों में कराई जाती है जो कि सस्पेक्टेड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के मरीज होते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि पीएसजी क्या होता है, दैट इज पोलीसोमनोग्राफी क्या होता है, कितने टाइप की पोलीसोमनोग्राफी होती है, और स्लीप स्टडी या पॉलीसोनोग्राफी में कौन कौन से सेंसर लगते हैं, कब स्लीप स्टडी कराना चाहिए, दैट इज इंडिकेशन, और कुछ नई डिवाइसेस के बारे में बताऊंगा जो कि मार्केट में अवेलेबल है स्लीप स्टडी करने के लिए। और उसके बाद में मैं आपको 5 केस दिखाऊंगा और आपको बताना है कि इस पेशेंट में स्लीप स्टडी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो कौन सी स्लीप स्टडी होनी चाहिए। जो मैं इस लेक्चर में नहीं बताऊंगा वो है कि वेरियस हुकिंग्स कि सेंसर कैसे लगाते हैं, ई लीड कैसे लगाते हैं, ईसी कैसे लगाते हैं, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। स्कोरिंग के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये भी एक सेपरेट लेक्चर है। स्लीप स्टडी इंटरप्रिटेशन, कैसे स्लीप स्टडी रिपोर्ट पढ़ते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। टाइट्रेशन कैसे करते हैं, ये भी एक नया लेक्चर है। तो ये वीडियो मैं इंग्लिश में भी बनाऊंगा ताकि जो लोग हिंदी नहीं समझ पाते हैं वो अच्छे से समझ सकें। सो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि पॉलीग्राफी और पॉलीसोनोग्राफी में क्या डिफरेंस है। जैसे नाम से लग रहा है कि पॉलीग्राफी, पॉली मीन्स मल्टीपल, बहुत ज्यादा, ग्राफी मीन्स रिकॉर्डिंग। अगर एक से ज्यादा की चीज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीग्राफी। पॉलीसोनोग्राफी क्या है, 3 वर्ड है। पॉलीसोमनोग्राफी, पॉली मीन्स अगेन बहुत सारी चीजें, सोमनो मीन्स स्लीप, ग्राफी मीन्स रिकॉर्डिंग। इसका मतलब सोने के समय मल्टीपल चीजें को रिकॉर्ड करने को हम लोग पॉलीसोमनोग्राफी कहते हैं। तो अगर इसमें हम लोग देखें, जो हम लोग सेंसर्स लगाते हैं, अगर कोई सेंसर हम स्लीप स्टडी के दौरान नहीं लगा रहे, मतलब पेशेंट सो रहा है उसमें नहीं लगा रहे हैं या स्लीप रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, तो ये एक टाइप की पॉलीग्राफी हो गई। अगर हम लोग स्लीप सेंसर भी ले लें जिसमें कि ईईजी, ईओजी और चिन ईएमजी होता है, अगर ये भी हम साथ में ले लें तो ये बन जाता है पॉलीसोमनोग्राफी। तो ये एक डिफरेंस होता है पॉलीग्राफी एंड पॉलीसोमनोग्राफी। जब पेशेंट आपके पास आ रहा है या आप पेशेंट देखने जा रहे हैं, तो क्या पेशेंट को वैसे हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है, कैसे पता करेंगे, कैसे सस्पेक्ट करेंगे, तो उसके लिए स्क्रीनिंग टूल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग टूल है स्टॉप बैंक स्कोरिंग मॉडल। तो ये 8 क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं या पेशेंट से पूछने हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं। स्नोरिंग, क्या आपको लाउड स्नोरिंग होती है, सॉफ्ट स्नोरिंग, लाउड स्नोरिंग, ओके। क्या आपको दिन में थकान रहती है, टायर्डनेस रहती है। ऑब्जर्व एपनिया, ये पेशेंट के पार्टनर से पूछना है कि जब रात को पेशेंट सो जाते हैं क्या उनकी सांस रुक जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्व एपनिया। क्या पेशेंट को ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हाइपरटेंशन के मरीज हैं। बीएमआई, क्या उनका वेट ज्यादा है, बीएमआई मोर देन 35 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है, मोटे हैं। एज, क्या 50 ईयर से ज्यादा एज है। नेक सर्कमफ्रेंस, जो नेक सर्कमफ्रेंस होती है अगर 40 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो ये रिस्क फैक्टर। जेंडर मेल। तो अगर इन 8 क्वेश्चंस में से कोई कह रहा है कि मुझे 3 या ज्यादा हैं, इसका मतलब वो ओवैसी के लिए सस्पिशियस है। ऐसे पेशेंट को हम लोग को ओवैसी के लिए एवेल्यूएट करना चाहिए और स्लीप स्टडी कराना चाहिए। अगर 3 या 3 से कम है तो ये लो रिस्क ऑफ ओवैसी है, तो ऐसे में हम लोग स्लीप स्टडी कराने की जरूरत नहीं है। जबकि अगर कोई रिक्वायरमेंट है, कोई कोमोर्बिडिटी है, तब लोग करा सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो ये एक होता है स्क्रीनिंग पर्पस के लिए, ओके। अब स्लीप स्टडी किसमें कराई जाती है, कहाँ कराई जाती है। तो हम सबको पता है कि जो स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर होते हैं, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सेंट्रल स्लीप एपनिया, ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम, तो ऐसे पेशेंट में हम लोग स्लीप स्टडी कराते हैं। फिर प्री ऑपरेटिव पीएसजी, अगर किसी पेशेंट को स्नोरिंग है या
सिम्टम ओएसी के सिम्टम हैं, ऐसे पेशेंट में कोई सर्जरी प्लान हो रही है तो उस सर्जरी से पहले हम लोग स्लीप स्टडी करा के देखते हैं कि पेशेंट को ओएसए तो नहीं है, क्योंकि अगर ओएसए होगा और उसको ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो पोस्ट ऑपरेटिव फेज में वो पेशेंट कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। इसलिए प्री ऑपरेटिव पीएचडी कराना चाहिए अगर पेशेंट को रिस्क फैक्टर है तो। रिपीट डायग्नोस्टिक पीएचडी कब कराना चाहिए? अगर हम लोगों ने सस्पेक्ट किया पेशेंट, पीएचडी किया लेकिन वो नेगेटिव आ गया, लेकिन हमें देख के लग रहा है कि इस पेशेंट को ओएसए हो सकता है, कोई मान लो मोटा है, स्नोरिंग सीवियर है, हाइपरटेंशन है, लेकिन स्लीप स्टडी नेगेटिव आ रही है, तो ऐसे पेशेंट में हम लोग रिपीट पॉलीसोनोग्राफी करा सकते हैं। अगर कोई पेशेंट है वो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहा है, से फॉर एग्जांपल वो सीपैप लगा रहा है, लेकिन सीपैप लगाने के से फॉर एग्जांपल 3 महीने बाद, 4 महीने बाद में सिग्निफिकेंट वेट रिडक्शन हो गया, सिग्निफिकेंट का मतलब 10% वेट रिडक्शन हो गया या 10% का वेट गेन हो गया, तब हमको पॉलीसोनोग्राफी कराना है, ये देखने के लिए कि सीपैप की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर वेट लॉस किया है तो हो सकता है सीपैप प्रेशर की रिक्वायरमेंट कम हो जाए, वेट गेन किया है तो हो सकता है प्रेशर रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, तो ऐसे में हमें स्लीप स्टडी करा सकते हैं। फॉलोअप डायग्नोस्टिक पीएचडी कब करा सकते हैं? जैसे जो पेशेंट ओएसए के हैं लेकिन पेप थेरेपी नहीं चल रहा है, अदर थेरेपी चल रही है। जैसे अगर पेशेंट के लिए, पेशेंट का सर्जरी हुआ है ओएसए के लिए, फॉर एग्जांपल बेरेट्रिक सर्जरी, वेट रिडक्शन सर्जरी, तो ऐसे में 3 से 6 महीने बाद में हमें पीएचडी करा के देखना होगा कि पेशेंट को ओएसए में कितना रिलीव हुआ है। ठीक? अगर पेशेंट को पहले सर्जरी हुई है, आराम हो गया ओएसए में, लेकिन सिम्टम्स फिर से आ गए, सिम्टम मतलब स्नोरिंग, डे टाइम स्लीपीनेस, लिथार्जी, टायर्डनेस, ऑब्जर्व्ड एपनिया, ये सब सिम्टम फिर से आ गए, तो ऐसे में कंफर्म करने के लिए हमें रिपीट स्लीप स्टडी कराना होगा। फिर एडिक्वेट एडजस्टमेंट ऑफ ओरल अप्लायंसेस, जैसे माइल्ड टू मॉडरेट ओएसए होते हैं उनमें हम लोग डेंटल अप्लायंसेस प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ऐसे पेशेंट आराम हुआ है कि नहीं हुआ है तो उसमें हम लोग पॉलीसोनोग्राफी रिपीट कर सकते हैं ओरल अप्लायंसेस लगाने के साथ साथ, कि उसने डेंटल डिवाइस भी लगाया हुआ है, उसमें हम लोग स्लीप स्टडी करके देखेंगे कि पेशेंट को आराम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ओरल अप्लायंसेस लगा रहा है लेकिन सिम्टम्स दोबारा से अपीयर हो गए, तब उसको हम लोग रिपीट स्लीप स्टडी करेंगे, ये देखने के लिए कि पेशेंट को ओएसए बढ़ गया है या घट गया है। अगर बढ़ गया होगा तो हम लोग सीपैप थेरेपी लगाएंगे, ऑफ कोर्स, उसमें कोई डाउट है नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब नहीं कराना चाहिए स्लीप स्टडी? कराना चाहिए तो बहुत आसान है, आप जाएंगे तो फिजिशियन एडवाइस कर देगा, लेकिन कब नहीं कराना है ये इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट ओएसए का है और आपने सीपैप थेरेपी दे दी है और पेशेंट इज हैप्पी, तो ऐसे में रूटीन पीएचडी रिपीट नहीं कराना है। ओके, अगर पीएचडी से अच्छा कर रहा है तो नहीं कराना है, लेकिन अगर सिम्टम्स बढ़ रहे हैं या रीअपियर हो रहे हैं या वेट गेन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तब रिपीट कराना है। अगर पेशेंट को क्रॉनिक लंग डिजीज है, जैसे पेशेंट मान लो सीओपीडी का है, ओके, और लेकिन पेशेंट को वैसे कोई सस्पिशियन नहीं है, कोई स्नोरिंग नहीं है, कोई मोटा नहीं है, कुछ भी कोई सिम्टम नहीं है, स्टॉप बैंग उसका 3 से कम है, ऐसे पेशेंट में पीएचडी जरूरत नहीं है। रूटीन एवोल्यूशन इंसोम्निया, किसी को नींद नहीं आती है तो उसके रूटीन पीएचडी कराने की जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ आरएलएस, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, तो इसको डायग्नोस करने के लिए स्लीप स्टडी की जरूरत नहीं है। अगर पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट है या सस्पेक्ट कर रहे हैं तब फिर स्लीप स्टडी की जरूरत होगी। इवेल्युएशन ऑफ डिप्रेशन, ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, इसके लिए जरूरत नहीं है। अनकॉम्प्लिकेटेड पैरासोमनिया फॉर विच द क्लिनिकल डायग्नोसिस सफिशिएंट, मान लो पेशेंट को स्लीप वॉकिंग है, वेट वेटिंग है, रात को सूसू कर दे रहा है, पेशेंट बड़बड़ा रहा है रात में, तो ऐसे पेशेंट में स्लीप स्टडी जरूरत नहीं है, वो क्लिनिकल डायग्नोसिस बना सकते हैं। इवेल्युएशन ऑफ सर्केडियन रिदम, रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर, देरी से सोना, देरी से जागना, इसको डायग्नोस करने के लिए स्लीप स्टडी की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं जिसमें स्लीप स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं है।
जब हम लोग स्लीप स्टडी प्रिस्क्राइब करते हैं या करवाते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि स्लीप स्टडी से हमें क्या क्या चीज चाहिए। कहना मतलब ये है कि पॉलीसोनोग्राफी मशीन होती है, आपको क्या क्या बताएगी, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो पीएचडी जो स्टैंडर्ड पीएचडी होता है, स्टैंडर्ड स्लीप मेडिसिन होती है, स्लीप स्टडी होती है, वो हमें बताती है स्लीप आर्किटेक्चर के बारे में कि पेशेंट आर्किटेक्चर कैसा है, स्लीप लेटेंसी कब है, मतलब पेशेंट कब बेड पे जा रहा है, कब नींद आ रही है, स्लीप इफिशियंसी कब है, कितनी है, पेशेंट कितनी बार रात को उठ रहा है, कितनी बार सो रहा है, कितना डीप स्लीप में जा रहा है, कितना सुपरफिशियल स्लीप में जा रहा है, कितना नॉन रैम रैम, ये सब बताएगी हमें स्लीप स्टडी। रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स जो कि मेन है, जो हमें बताएगी एपनिया हाइपोपनिया, स्नोरिंग के बारे में, ऑक्सीजन डीसैचुरेशन, रात में ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है कितना ड्रॉप हो रहा है, मिनिमम एसपीओ2 कहाँ तक ड्रॉप हो रहा है, एसपीओ2 बिलो 90%। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि स्लीप स्टडी बताती है। इसके अलावा हमें बताता है हार्ट रेट के बारे में कंडीशन, हार्ट के बारे में कंडीशन, हार्ट रेट बढ़ बढ़ के कितना बढ़ रही है, मैक्सिमम हार्ट रेट, मिनिमम हार्ट रेट, क्योंकि एपनिया हाइपोपनिया में हार्ट रेट वेरी करती है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। और क्रॉनिक पेशेंट में ये अरिदमिया भी कॉज कर सकती है। देन ये ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट भी होता है, तो ये भी स्लीप स्टडी में पता लगता है कि कितना ब्लड प्रेशर, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। फिर एराउजल्स, पेशेंट सो रहा है लेकिन रात को नींद कितनी बार खुल रही है। और एराउजल, मजे की बात यह है कि पेशेंट की नींद खुलती है और पेशेंट को नहीं पता होता है, क्योंकि वो एक एपनिया रिलीव करने के लिए कुछ सेकंड्स के लिए नींद खुलती है जो पेशेंट अवेयर नहीं होता है। तो ये हम लोग केवल स्लीप स्टडी से पता कर सकते हैं। फिर उसमें जब स्लीप स्टडी करते हैं हॉस्पिटल में, तो उसमें वीडियो कैमरा भी होता है जिसमें पूरी रिकॉर्डिंग होती है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग किस काम के लिए आती है, पीरियोडिक मूवमेंट देखने के लिए। पैरासोमनिया, पेशेंट स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग, रैम बीवी डिसऑर्डर, सीजर्स, फ्राइटनिंग, डर लगना, अजीब सपने देखना, तो ये सब हम लोग कैमरे में देख सकते हैं कि पेशेंट कितना मूवमेंट कर रहा है। तो ये तो सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम स्लीप स्टडी में देख सकते हैं। आइडियली स्लीप स्टडी में ये चीज हम लोग देख सकते हैं। तो ये सब चीजें देखने के लिए हमें सेंसर्स लगाने होते हैं, मतलब एक रिकॉर्डिंग करनी होती है ताकि ये चीज हम लोग ड्राइव कर सकें, ये चीज हम लोग देख सकें। तो हम लोग स्लीप पैरामीटर्स देखने के लिए तीन चीजें लगाते हैं, ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ईईजी लीड्स लगाते हैं, इलेक्ट्रोऑकुलोग्राम, ईएमजी मतलब चिन इलेक्ट्रोमायोग्राम। तो ये सब की डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कौन से लीड कहाँ पे लगाते हैं। फिर एपनी हाइपोपनिया ये सब देखने के लिए ईयरफ्लो सिग्नल लगाते हैं, नेजल कैनुला वो मैं दिखाऊंगा आगे। रेस्पिरेटरी एफर्ट बेल्ट, एपनिया है, सेंट्रल है कि ऑब्स्ट्रक्टिव है, ऑक्सीजन सेचुरेशन के लिए पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं। फिर कुछ पेशेंट में CO2 सेंसर लगाते हैं, स्पेशली पीडियाट्रिक पेशेंट। फिर हार्ट की कंडीशन देखने के लिए ईसीजी लगाते हैं। पीरियोडिक मूवमेंट देखने के लिए हम लोग लेग लीड्स लगाते हैं, इसको बोलते हैं लेग इलेक्ट्रोमायोग्राम। और पैरासोमनियास देखने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इतने सारे चैनल हम लगाएंगे तब हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी स्लीप स्टडी के बारे में। ओके, तो जस्ट एक ब्रीफ में बता रहा हूं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि कौन सी लीड कहाँ पे लगाते हैं, ईजी कहाँ पे लगाते हैं, यूजी कहाँ लगाते हैं, चिन लीड कहाँ लगाते हैं, इसमें बस मैं ब्रीफ में बताऊंगा। तो जब ईजी लगाते हैं मिनिमम हमें 3 इलेक्ट्रोड चाहिए, एक फ्रंटल से, एक सेंट्रल से, एक ऑसिपिटल से। 3 इलेक्ट्रोड हमें क्यों चाहिए, क्योंकि जो स्लीप स्टडी में जो 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 स्लीप की जो वेव्स होती हैं, आपने सुना होगा अपने यूजी टाइम में कि वेव्स होती हैं, अल्फा वेव होती हैं, थीटा वेव होती हैं, डेल्टा वेव होती हैं, बीटा वेव होती हैं। तो ये एक पर्टिकुलर लीड में अच्छे से दिखाई पड़ती है। जैसे आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं कि जो 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 स्लो वेव होती हैं ये फ्रंटल लीड्स में अच्छी दिखाई देती है, अच्छे से अप्रिशिएट होती है। जो स्पिंडल्स होते हैं जो N2 स्लीप में आते हैं ये सेंट्रल लीड्स में अच्छे दिखते हैं। जो अल्फा रिदम होती है जो आई क्लोजर पे दिखाई देती है ये हॉस्पिटल में अच्छे आते हैं। तो कुछ वेव्स पर्टिकुलर लीड्स में अच्छे आते हैं, इसलिए एटलीस्ट 3 लीड हमें लगानी होती है, फ्रंटल, सेंट्रल, ऑसिपिटल। और एम क्या होता है, ये इनका ये
ये एक मतलब मेस्टोड पे लगाते हैं हम लोग, तो इसके कंपैरिजन करते हैं, इसलिए हम लोग मेस्टोड लगाते हैं। रेफरेंस लीड, इसको बोलते हैं रेफरेंस लीड। ओके, तो ये ईजी लगाते हैं। फिर ईओजी लगाते हैं आईज पे। ओके, तो आईज पे हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि नॉन रैम और रैम दो टाइप की स्लीप होती है, रैपिड आई मूवमेंट, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो रैपिड आई मूवमेंट देखने के लिए हमें कैसे, जब रैपिड आई मूवमेंट होता है तो कैसे देखेंगे हम लोग? एक लीड लगाते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑकुलोग्राम। तो ये लीड हमें बताती है कि पेशेंट रैम स्लीप में है या नॉन रैम स्लीप में है, रैपिड आई वर्सेस स्लो आई मूवमेंट। तो ये हमें ईओजी से पता लगता है। फिर हम लगाते हैं चिन लीड। चिन लीड हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसकी मसल टोन देखने के लिए। क्योंकि हमें पता है कि रैम स्लीप में मसल टोन लॉस्ट हो जाती है। तो अगर हम चिन लीड लगा देंगे तो हमें पता लगेगा कि अगर मसल टोन नहीं है, इसका मतलब रैम स्लीप हो सकता है। अगर मसल इंटैक्ट है, अगर मसल टोन इंटैक्ट है, तो नॉन रैम स्लीप। तो ये सब देखने के लिए हम लोग चिन ईएमजी लगाते हैं। तो जैसे इसमें हम देख रहे हैं स्लीप स्पिंडल्स हैं ये वाले, ये के कॉम्प्लेक्स है, तो N2 स्लीप हो गया। इसमें ये रैपिड आई मूवमेंट है। ये मैं आपको स्कोरिंग वाले लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा। जब स्कोरिंग करेंगे ना, कौन सा N1, कौन सा N2, कौन सा N3, ये मैं आपको उसमें बताऊंगा ये। ओके, अब हम लोग मेन एपनिया हाइपोपनिया कैसे देखते हैं? एपनिया मतलब 90% तक एयर फ्लो रिडक्शन हो जाए, और हाइपोपनिया 30% रिडक्शन। ओके, तो ये फ्लो रिडक्शन होता है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो इसके लिए दो कैनुला होते हैं। थर्मल डिवाइस होती है जो कि टेम्परेचर वेरिएशन पे, इस प्रिंसिपल पे काम करती है। क्योंकि जो हम लोग इनहेल करते हैं वो जो वार्म एयर, कोल्ड एयर होती है, जो एक्सहेल करते हैं वो वार्म होती है। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस बताता है कि फ्लो रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये एपनिया के लिए यूज होता है थर्मल डिवाइस, ये थर्मल डिवाइस है। ओके, दूसरा हम डिवाइस यूज करते हैं नेजल कैनुला। तो ये प्रेशर जो फ्लो होता है, फ्लो सेंसिटिव होता है। अगर फ्लो कम है तो कम बताएगा, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल बताएगा। तो ये हाइपोपनिया के लिए होते हैं। तो हम दोनों सेंसर लगाते हैं। मान लो अगर एक हमारा फंक्शन ना हो तो कम से कम दूसरा रीडिंग दे दे, तो दोनों लगाते हैं। थर्मिस्टर की फायदामंद ये है कि ये नाक के साथ में ओरल कैविटी भी कवर करता है। अगर किसी की नोज ब्लॉक है, मुंह से सांस ले रहा है, तो उसमें भी ये एपनिया हाइपोपनिया बता देता है। तो ये थर्मल डिवाइस बताता है। जैसे इसमें ये एपनिया है, ये ओरोनेजल थर्मल थर्मल सेंसर बताएगा। और हाइपोपनिया कौन बताएगा? नेजल प्रेशर ट्रांसड्यूसर, ये वाला नेजल कैनुला, राइट। फिर रेस्पिरेटरी बेल्ट्स होती हैं। ओके, जिसको हम लोग आरआईपी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी इंडक्टिव प्लेथस्मोग्राफी। ये क्या है? दो बेल्ट होती है, एक थोरेसिक बेल्ट होती है, एक एब्डोमिनल बेल्ट होती है। तो जब ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया होता है, तो मतलब गला ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो दोनों बेल्ट काम करती हैं, दोनों मतलब चेस्ट मूवमेंट डिटेक्ट करती है, चेस्ट मूवमेंट होता है। अगर सेंट्रल एपनिया है तो फ्लो रिडक्शन होगा, साथ में एब्डोमिनल थोरेसिक मूवमेंट भी जीरो हो जाएगा। तो इसी को मूवमेंट को देखने के लिए हम लोग ये बेल्ट लगाते हैं। जैसे इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया में चेस्ट बेल्ट और एब्डोमिनल बेल्ट दोनों में आ रहा है, दोनों में सिग्नल आ रहा है। लेकिन सेंट्रल एपनिया में जीरो हो गया, देख रहे हैं? ये मिक्स्ड है, पहले जीरो हो गया, बाद में आने लगा। तो सेंट्रल वर्सेस ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए हमें बेल्ट्स लगाते हैं। फिर ऑक्सीजन सेचुरेशन। ओके, सो ऑक्सीजन सेचुरेशन ये क्या क्या बताता है? ये ऑक्सीजन डिसैचुरेशन कितना हुआ है, बेसलाइन एसपीओ2 कितना है, मिनिमम एसपीओ2 कितना है, एसपीओ2 बिलो 90% कितना है। तो इस तरह से ये रीडिंग आती है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये क्या कोई स्पेशल प्रोब है, या हम लोग कोई भी प्रोब लगा सकते हैं? जैसे आईसीयू में देखा होगा, नेजल जो आईसीयू में देखा होगा जो पल्स ऑक्सीमीटर होते हैं वो ऐसे ही दिखते हैं, क्या हम लोग वो यूज कर सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि जो आईसीयू के जो पल्स ऑक्सीमीटर होते हैं या नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर होते हैं, ये 5 से 15 मिनट बाद रीडिंग देते हैं। मान लो अभी आपने एसपीओ2 देख लिया, नेक्स्ट एसपीओ2 ये 5 से 15 मिनट बाद ही बताएंगे, क्योंकि इनकी सैंपलिंग रेट काफी ज्यादा होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि अपनी हाइपोपनिया 10 सेकंड के एपिसोड होते हैं, 10 सेकंड के इपॉक होते हैं। तो
क्विकली SpO2 बताने के लिए हमें ऐसा पल्स ऑक्सीमीटर चाहिए जो कि तुरंत रीडिंग चेंज कर दे। मान लो अभी 94 है तो नेक्स्ट सेकंड में 93 दिखा दे, नेक्स्ट 2 सेकंड में 90 दिखा दे, अगले 2 सेकंड में 88 दिखा दे। तो तुरंत तुरंत रीडिंग चेंज दिखाई दे। अगर SpO2 कम हो रहा है तो कम दिखाए, ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा दिखाए, तुरंत तुरंत दिखा दे। सैंपलिंग रेट कम होती है, तो ये डिफरेंस होता है। तो इसलिए हम लोग कोई भी पल्स ऑक्सीमीटर यूज नहीं कर सकते। अब है स्नोरिंग माइक्रोफोन, यहाँ पे लगाते हैं, देख रहे हैं गले पे लगाते हैं, वोकल कॉर्ड के पास में। ये क्या बताता है? स्नोरिंग। स्नोरिंग इस तरह से कुछ दिखाई देता है। तो ये हो गया स्नोर सेंसर। फिर CO2 देखने के लिए, CO2 देखने के लिए दो डिवाइस होती हैं, एक ट्रांसकुटेनियस PCO2 देखते हैं या फिर एंटाइडल PCO2 देखते हैं। ओके, तो ये पीडियाट्रिक में मैंडेटरी होता है CO2 देखना। ओके, तो ये हम लोग रूटीनली यूज नहीं करते हैं, कभी कभी यूज करते हैं लेवल 1 स्टडी में। ECG लगाते हैं, ये क्या बताता है? हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इन अरिथमियास, क्योंकि वैसे पेशेंट में कार्डियक इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है, अरिथमिया भी होते हैं और पल्स रेट भी आगे पीछे होता है, तो ये सब बताता है। और फिर लास्ट लगाते हैं हम लोग लेग सेंसर। ये हम देखते हैं पीरियोडिक लेग मूवमेंट देखने के लिए। तो जो जो टीबिया होती है उस पर जो एंटी टीबियलिस मसल होती है उस पर हम लोग इलेक्ट्रोड लगाते हैं दोनों पैर में, ये लिम्ब मूवमेंट बताती है। तो इतने सारे सेंसर्स होते हैं हमारे पास में स्लीप स्टडी करने के लिए। क्या सभी सेंसर रिक्वायर्ड हैं? नहीं। तो कितने हम सेंसर यूज कर रहे हैं उसी पे हम लोगों ने स्लीप स्टडी डिवाइड की है चार में। चार टाइप की स्लीप स्टडी होती है। अगर हम लोग सारे सेंसर यूज कर रहे हैं, मोर देन 7 सिग्नल्स यूज कर रहे हैं हम लोग, तो उसको हम बोलते हैं टाइप 1 स्टडी। टाइप 2 स्टडी किसको बोलते हैं? जिसमें कि हम लोग सारे सेंसर यूज कर रहे हैं लेकिन वो स्टडी हम घर पे कर रहे हैं, जिसमें हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं और टेक्नीशियन नहीं है। टाइप 2। टाइप 3 में क्या है? हम लोग स्लीप के सेंसर्स नहीं लगाते हैं। हम लोग क्या सेंस, हमारे पर्पस क्या है टाइप 3 का? कि हम लोग एपनिया, हाइपोपनिया, सैचुरेशन देख सकें। तो इसमें 4 और मोर सिग्नल्स होते हैं। ओके, फिर टाइप 4 में जस्ट स्कैनिंग पर्पस, इसमें एक या दो ही सेंसर होते हैं। SpO2 या चेस्ट बेल्ट लगा दी तो दो ही सेंसर इसमें होते हैं। तो इस टाइप की चार टाइप की स्टडी होती है। तो टाइप 1 स्टडी क्या होती है? जिसमें हम लोग मेनली चार चीजें देखते हैं। स्लीप देखते हैं, कार्डियक पैरामीटर्स देखते हैं, रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स देखते हैं, मूवमेंट देखते हैं। स्लीप, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड मूवमेंट। तो सब चीज देखना, इसका मतलब टाइप 1 हो जाएगी। तो इसमें हम लोग सारे सेंसर्स लगाते हैं। देख रहे हैं 11 सेंसर्स लगाते हैं। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, क्योंकि सारे सेंसर यूज हो रहे हैं तो गोल्ड स्टैंडर्ड से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये कहाँ पे यूज होती है? कभी किसी भी स्लीप ब्रीदिंग डिसऑर्डर में हम लोग यूज कर सकते हैं टाइप 1। एडिशनल एडवांटेज क्या है? कि स्लीप लाइट स्टडी भी यूज कर सकते हैं। नार्कोलेप्सी में, इंसोम्निया में, जो पैरासोम्नियास होते हैं, स्लीप वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग, इन सब में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया टाइप 1 स्टडीज। टाइप 1 स्टडीज की डिवाइस होती हैं, ये अलग अलग कंपनीज आती हैं। मेन 3 कंपनी होती हैं, कैडवेल, सोमनोमेडिक्स एंड फिलिप्स। तो इस तरह की ये मशीन आती है। फिर टाइप 2 क्या होता है? जो हम टाइप 1 में कर रहे थे वो सेम था, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? कि ये घर पे की जाती है और इसमें टेक्नीशियन नहीं होता है, दूसरा वीडियोग्राफी नहीं होती है। तो इसमें देख रहे हैं सारे सेंसर्स लगते हैं, ओनली वीडियो नहीं लगाते हैं। ओके, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं होती है पेशेंट की। तो ये होता है टाइप 2। टाइप 3 क्या होता है? इसको हम पोर्टेबल भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग स्लीप पैरामीटर्स नहीं लेते हैं, क्या देखते हैं? कार्डियो रेस्पिरेटरी। ओके, बाकी मूवमेंट दे सकते हैं। ये ये ऑप्शनल होता है, पॉसिबल होता है लेग मूवमेंट देखने के लिए, बॉडी पोजीशन और ये लेग मूवमेंट ऑप्शनल होता है ये। तो ये हम केवल यूज करते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड ओएसए में। तो इसमें क्या क्या नहीं होता है? स्लीप के पैरामीटर्स नहीं होते हैं। तो इसमें ईईजी होगा? नहीं होगा। ईओजी होगा? नहीं होगा। ईएमजी होगा? नहीं होगा। और क्या नहीं होगा? वीडियो नहीं होगा। बाकी सारे पैरामीटर्स हम लोग या तो ले सकते हैं या ऑप्शनली यूज कर सकते हैं, पर ये पैरामीटर्स नहीं होते। तो ये हो गया टाइप 3 स्टडी। तो ये डिवाइसेस हैं, अगेन सोनोमेडिक्स की है, ये फिलिप्स की है, ये कार्डवेल की है।
बड़ी छोटी डिवाइस होती है जो काफी कंफर्टेबल होती है। टाइप 4 जस्ट एक स्क्रीनिंग होती है। फॉर एग्जांपल मान लो किसी को पल्स ऑक्सीमीटर लगा दिया, रात में देख रहे हैं कि कम हो गया SpO2, तो एक सस्पिशियस हो सकता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इट इज नॉट डायग्नोस्टिक, स्क्रीनिंग पर्पज से ये है ना। तो इसमें एक मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रहा हूँ, ये स्टोरी रियल है, पेशेंट के फोटो हो सकता रियल ना हो। तो ये एक महिला थी, ये 55 ईयर ओल्ड महिला थी, इसका फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर हो गया। ओके, जब ये रात को सो जाती थी तो इसकी जो अम्मा थी वो मॉनिटर देखती रहती थी। उसमें देखती जब पेशेंट सो जाती थी तो सेचुरेशन इसका डाउन हो जाता था, डाउन 70s तक चला जाता था, 78, 75, 72। और जब भी इसका सेचुरेशन फॉल होता तभी ये डॉक्टर को जाके बताती या नर्सिंग को बताती कि देखो कुछ कुछ हो गया है, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल गिर गया है। अम्मा पैनिक हो रही थी, नर्सिंग भी पैनिक था कि ऑक्सीजन कम हो जा रहा है। बार बार ऑक्सीजन कम हो जाने की वजह से दिन में रेफरेंस भेजा गया हम लोगों को, पल्मोनोलॉजिस्ट को, कि रात में इसका डिसेचुरेशन हो जा रहा है। जब ये सो जाती है तो डिसेचुरेट हो जाती है। तो ये क्या हो गया, ये एक टाइप 4 स्टडी हो गई। इसमें एक सेंसर लगा हुआ है जो कि हमें रात को बता रहा है कि ऑक्सीजन कम हो जा रहा है। तो ऐसे पेशेंट को जिनका रात को सोते समय ऑक्सीजन कम हो जा रहा है, हमें सस्पेक्ट करना होगा, हो सकता है इसको ओएसी हो। तो इस पेशेंट का प्लान क्या है, टाइप 1 और टाइप 3 स्टडी करके देखना पड़ेगा कि फॉल जो ऑक्सीजन का हो रहा है क्या वो ओएसी की वजह से हो रहा है या कोई और बीमारी है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि टाइप 4 स्टडी जैसा हो गया स्क्रीनिंग पर्पज से। एक केस सिनेरियो लेता हूं मैं, ये 55 साल के आदमी है, BMI 27 है, मतलब ओवरवेट है, ओबीस तो नहीं कहेंगे, ओवरवेट है, लेकिन कोमोर्बिटीज है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, और दैट इज अनकंट्रोल्ड डिस्पाइट ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स लेते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं है। एक बार इनको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया और उसकी से इमरजेंसी में आए। ओके, जब ये स्टेबल हो गए तब हिस्ट्री ली गई तो पता लगा कि अंकल को स्नोरिंग भी है, ईडीएस भी है, फटीग भी है, कोई काम करने का मन नहीं करता है। एमआई की वजह से पहले एंजियोप्लास्टी भी हो चुकी है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें की टिपिकल हिस्ट्री है ओएसए की, और पेशेंट अनकंट्रोल्ड कोमॉर्बिडिटीज हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, ऐसे पेशेंट को ओएसए हो सकता है या नहीं हो सकता। डेफिनेटली ये सस्पेक्टेड ओएसए की पेशेंट है 100%। ऐसे पेशेंट जिनको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो चुका है, कोमॉर्बिडिटी है, सिम्टम है, ऐसे पेशेंट को छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि जब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होगा तो अपने साथ साथ और लोगों की भी जान जाएगी। तो कम्युनिटी हजार्ड है, ऐसे पेशेंट को नहीं छोड़ना है। क्या करना है, ऐसे पेशेंट की स्टडी करनी है, स्लीप स्टडी करनी है। कौन सी स्लीप स्टडी करनी है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। तो ऐसे पेशेंट की जिनको की कोमॉर्बिडिटीज है, ऐसे में टाइप 1 स्टडी ही करनी चाहिए। तो ऐसे में अमेरिकन अकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन क्या कहती है, उनकी क्या गाइडलाइन है, उनकी गाइडलाइन है कि अगर पेशेंट को सिग्निफिकेंट कार्डियोरेस्पिरेटरी डिजीज है, लाइक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सीओपीडी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ऐसे पेशेंट में लेवल 1 पॉलीसोनोग्राफी करनी चाहिए। पेशेंट को मसल वीकनेस है ड्यू टू न्यूरोमस्कुलर कंडीशन, पेशेंट को मान लो पोलियो है या और कोई मस्कुलर प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट में लेवल 1 या टाइप 1 ही करनी चाहिए। अवेक हाइपोवेंटिलेशन और सस्पिशियस ऑफ स्लीप रिलेटेड हाइपोवेंटिलेशन, ऐसे पेशेंट में टाइप 1। पेशेंट जो कि क्रॉनिक ओपियोइड मेडिकेशन ही ले रहे हैं, ये ओपियोइड क्या कराता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ऐसे पेशेंट में टाइप 1 स्टडी। हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक, अगेन कोमोर्बिडिटीज, सीवियर इंसोम्निया। तो अगर आपको ऐसे पेशेंट मिले, इनमें से कोई भी पेशेंट मिले, इन 6 में से आपको और कुछ नहीं सोचना है, केवल टाइप 1 स्टडी ही करानी है। क्यों करानी है, वाई? क्योंकि ऐसे पेशेंट में जो कि कोमॉर्बिडिटीज है, फॉर एग्जांपल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, सीओपीडी है, ऐसे पेशेंट में रात को ऑक्सीजन डिसैचुरेशन भी होता है और एराउजल्स भी होता है, जो कि हो सकता है कि ओएसिस से रिलेटेड ना हो। ओके,
तो ऐसे पेशेंट में टाइप 1 करानी चाहिए, ये देखने के लिए कि क्यों हो रहा है ये। क्योंकि ऐसे पेशेंट में अगर फ्रीक्वेंट अराउजल होगा तो डे टाइम स्लीपीनेस होगा और वो कि पेशेंट के लिए काफ़ी डेंजरस होगा। दूसरा क्या रीज़न है कि रात को टेक्नीशियन रहता है, वो रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा, वो देखेगा कि डिसैचुरेशन कितना हो रहा है, अरिथमिया कितना हो रहा है, हाइपोवेंटिलेशन कितना हो रहा है। और अगर ट्रेन टेक्नीशियन होगा तो वो इंटरवीन कर सकता है। मतलब अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम हो रही है, से फॉर एग्जांपल पेशेंट को अरिथमिया आ गया रात को, तो घर पे क्या करेगा, कोई बैकअप नहीं रहेगा। अगर ट्रेन टेक्नीशियन होगा तो पहचान लेगा अरिथमिया है और वहीं पे वो पेशेंट को जगा देगा। तो पेशेंट को अर्ली इंटरवीन भी कर सकता है, जो कि किसी किसी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकता है। दूसरा क्या फायदा है कि अगर कोमोर्बिड पेशेंट है तो ऐसे पेशेंट को टाइट्रेशन करना ही करना है। अगर टाइट्रेशन करना है तो वो हॉस्पिटल में ही टाइट्रेशन होता है, इसको बोलते हैं मैनुअल टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन करना ही है तो बेटर है कि लेवल 1 स्टडी ही की जाए, ताकि हम लोग करेक्ट प्रेशर उसको दे पाए। तो अगर कुछ सीखो ना सीखो, इतना ध्यान रख लो कि पेशेंट को कोमॉर्बिडिटी है तो उसको टाइप 1 स्टडी ही करना है, टाइप 3 के बारे में नहीं एडवाइस करनी है। अब स्प्लिट नाइट स्टडी क्या होती है? आजकल सब लोग बिजी रहते हैं, तो अगर किसी से कहो कि आपको एक दिन स्टडी करनी है और दूसरे दिन टाइट्रेशन करना है, तो मतलब 2 रात रहना पड़ेगा, तो पेशेंट भाग जाता है। तो कुछ पेशेंट्स में ऑप्शन होता है कि ठीक है, हम आपको एक ही दिन रोकेंगे, पहले एक रात में पहले हाफ में हम आपकी स्टडी करेंगे और दूसरे हाफ में हम आपको टाइट्रेशन करेंगे। ओके, लेकिन ये सभी पेशेंट में नहीं है और ये केवल हॉस्पिटल में ही पॉसिबल है, टाइप 1 स्टडी में ही पॉसिबल है। तो कौन से पेशेंट ऐसे हैं जिसमें स्प्लिट नाइट स्टडी कर सकते हैं? तो पहले जो गाइडलाइन थी 2005 की, जो गाइडलाइन थी उसमें कहते थे कि अगर 2 घंटे में पेशेंट का AHI मोर देन 40 आ रहा है या 40 से कम है लेकिन लॉन्ग एपनिया या सीवियर डिसैचुरेशन है, तो ऐसे पेशेंट में स्प्लिट नाइट स्टडी कर सकते हैं। लेकिन 3 घंटे होने चाहिए पेप टाइट्रेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने पेशेंट 5 बजे तक आपने डायग्नोस्टिक किया, फिर टाइम बचा ही नहीं टाइट्रेशन के लिए, 1 घंटा किया, 2 घंटा किया टाइट्रेशन, दैट इज नॉट सफिशिएंट। 3 घंटे टाइट्रेशन के होने चाहिए। लेकिन जो रिसेंट गाइडलाइन है 2017 के, उन्होंने क्या कहा कि मॉडरेट टू सीवियर डिग्री ओएसए काफी है स्प्लिट नाइट स्टडी करने के लिए। तो 2 घंटे चाहिए जिसमें कि मॉडरेट टू सीवियर ओएसए हो, एंड एटलीस्ट 3 आवर्स होने चाहिए कंप्लीट सीपेप टाइट्रेशन के लिए। एक और कंडीशन है कि जब टाइट्रेशन करेंगे उसमें पेशेंट को रैम स्लीप भी होनी चाहिए और पेशेंट की सुपाइन पोजीशन भी रहनी चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि EHI सबसे ज़्यादा कब होता है? जब पेशेंट रैम स्लीप में होता है और सुपाइन पोजीशन में होता है। तो अगर टाइट्रेशन सुपाइन और रैम में नहीं किया गया तो ये टाइट्रेशन इनएडिक्वेट रहेगा। तो अगर सुपाइन और रैम स्लीप नहीं हुई है पेशेंट को, तो हमें टाइट्रेशन रिपीट करना पड़ेगा नेक्स्ट डे या कभी भी, और तब स्प्लिट नाइट हम नहीं मान सकते। तो ये हमें क्राइटेरिया हमें याद रखने हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी है टाइप 1 के साथ में। टाइप 1 गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अब जैसे जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ओवैसी की अवेयरनेस बढ़ रही है, सब लोग जान रहे हैं ओवैसी क्या होता है, तो काफी लोग स्टडी कराने के लिए आते हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास में लेवल 1 या टाइप 1 स्टडी सेंटर्स इतने नहीं हैं। ओके, तो हम लोग लार्ज पॉपुलेशन में ये नहीं कर सकते। तो ऐसे पेशेंट में हम लोग घर के लिए एडवाइस कर सकते हैं, आप घर पे आप स्लीप स्टडी करा लीजिए, दैट इज टाइप 3 स्टडी करा लीजिए। तो हम सब में नहीं कर सकते हैं। पेशेंट काफी अनकंफर्टेबल हो सकता है, कोई कोई पेशेंट, क्योंकि सारे सेंसर्स लगते हैं। जैसे इस माम में देखिए, EEG लगा हुआ है, नेजल लगा हुआ है, ECG लगा हुआ है, इतना सब लगा हुआ है, तो ये अनकंफर्टेबल है। ओके, जब पेशेंट की स्टडी हॉस्पिटल में हो रही है तो पेशेंट को अटेंडेंट भी चाहिए, और अगर कोई बच्चा है तो उसको भी अटेंडेंट चाहिए। तो 2 लोग चाहिए एटलीस्ट, स्पेशली फीमेल पेशेंट और चाइल्ड को। फर्स्ट नाइट इफेक्ट, कुछ पेशेंट आपने देखा होगा या आपने ही ऑब्जर्व किया होगा, जब कहीं आप घर के अलावा कहीं और सोते हैं तो रात को नींद ठीक से नहीं आती है। ओके, तो आपने किसी का स्लीप स्टडी किया और रात को ठीक से नींद ही नहीं आई, तो कोई फायदा नहीं, स्टडी हो ही नहीं पाएगी।
तो ऐसे पेशेंट में घर पे ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। तो ये सब ड्रॉबैक हैं लेवल 1 स्टडीज़ के। और लेवल 1 स्लीप लैब बनाना भी चैलेंजिंग है। आप देख रहे हैं ये अमेरिकन स्टैंडर्ड की स्लीप लैब है, जिसमें कि डबल बेड होता है, टॉयलेट बाथरूम सब होता है, एक घर जैसा माहौल देना होता है। तो हम हॉस्पिटल में इतनी सब, हर हॉस्पिटल इतनी सब सेवा नहीं दे सकता है, इतना सब फैसिलिटी नहीं दे सकता है, इसलिए कॉस्टली होती है। टाइप 1 या लेवल 1 कॉस्टली होती है, इसका ये ड्रॉबैक है। और जो पेशेंट होते हैं, किसी किसी पेशेंट को नींद भी नहीं आती इस तरह के बेड पे, स्पेशली हॉस्पिटल में। तो ये सब ड्रॉबैक है लेवल 1 के। जब लेवल 1 की ड्रॉबैक है तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है पोर्टेबल मॉनिटरिंग डिवाइस, होम स्लीप टेस्टिंग या आउट ऑफ स्लीप सेंटर स्टडी। मतलब आप मशीन को घर पे दे दीजिए, वो घर पे स्टडी करके आपको बता देगा, नेक्स्ट रिपोर्ट दे देगा कि डॉक्टर साहब मेरी ये स्लीप रिपोर्ट है। तो इसको बोलते हैं पोर्टेबल मॉनिटरिंग डिवाइस या होम स्लीप स्टडी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि होम स्लीप स्टडी या टाइप 3 स्टडी में कौन सा पैरामीटर्स नहीं होता है? स्लीप पैरामीटर्स या सेंट्रल ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया, सैचुरेशन या ऑल पैरामीटर कैन बी सीन। तो टाइप 3 में स्लीप पैरामीटर्स नहीं दे सकते क्योंकि हम लोग ईईजी, ईओजी, ईएमजी नहीं लगाते, तो स्लीप पैरामीटर्स नहीं आते हैं। तो हमें नहीं पता कि पेशेंट रात को कितना सोया है। ओके, तो टाइप 3 स्टडी किसमें प्रीफर करते हैं? क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि स्लीप लैब तक नहीं जा पाते हैं, क्योंकि पेशेंट मान लो कोई बेड रिडन है या कोई पेशेंट सिक है, तो सेफ्टी और मोबिलिटी इशू से नहीं ले जा सकते, या कोई बहुत मोटा आदमी है वो हॉस्पिटल में जा ही नहीं सकता है, ऐसे पेशेंट में 3 कर सकते हैं। वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज लार्ज पॉपुलेशन, वैसे जो मैंने बताया था कि पेशेंट्स बहुत सारे हैं लेकिन लैब कम है। मेजर इश्यूज लिमिटेड टू असेस सच फैसिलिटी इन टाइप 1 फैसिलिटी, मतलब जो इस टाइप के पेशेंट होते हैं वो हर कोई हॉस्पिटल में नहीं जा सकता है, ऐसे में टाइप 3 स्टडी इज ए गुड ऑप्शन। अब स्लीप डेटा उसमें आता नहीं है, बताया था मैंने, ईईजी, ईओजी और सब नहीं लगाते हैं। तो क्या ये अंडर स्कोर करेगा या ओवर स्कोर करेगा ईएचआई को? ओके, तो ये क्वेश्चन है। तो होता क्या है कि आपने लेवल 3 लगा दी, ओके, स्लीप पैरामीटर्स है नहीं हमारे पास में, तो हम लोग अराउजल्स नहीं दे सकते, रात को पेशेंट कितनी बार उठ रहा है वो नहीं दे सकते। अगर आप लोग हाइपोपनिया की डेफिनेशन देखें, उसमें क्या होता है, 30% फ्लो रिडक्शन विथ 3% रिडक्शन SpO2 और अराउजल। तो अराउजल एक क्राइटेरिया होता है हाइपोपनिया के लिए, लेकिन हम लोग अराउजल देख नहीं रहे हैं क्योंकि हमारा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो ये अंडर एस्टिमेट करेगा। अगर किसी को हाइपोपनिया 50 होंगे तो ये बताएगा कि 40 है, 40 होंगे बताएगा 30 है, क्योंकि हमें अराउजल बार तो पता ही नहीं चल रहा है हमें पेशेंट जो अराउजल है। ओके, दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम रेरा नहीं बताएगा, रेस्पिरेटरी एफर्ट रिलेटेड अराउजल नहीं बताएगा, अराउजल बता ही नहीं रहा है तो रेरा कहां से बताएगा। तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि ड्यूरेशन ऑफ स्लीप ढंग से नहीं बताएगा। जब हम लोग हॉस्पिटल में टाइप 1 कर रहे थे तो हमें पता था कि पेशेंट कब जग रहा है, कब सो रहा है, स्लीप ऑनसेट क्या है, कब जग रहा है। लेकिन इसमें तो हमें पता ही नहीं है पेशेंट सोया कब, क्योंकि ईजी लगाया नहीं आपने, ईएमजी लगाया नहीं, ईओजी लगाया नहीं। तो हम क्या करते हैं, जब मशीन हमने ऑन की तब हम मान लेते हैं कि पेशेंट सो गया, जब हमने सुबह मशीन निकाली तब मान लेते पेशेंट जग गया। तो इसमें जो स्लीप ड्यूरेशन होता है वो ज्यादा होता है। ओके, तब ज्यादा होगा स्लीप ड्यूरेशन, तो क्या होगा कि स्लीप ड्यूरेशन जो आता है वो डिनोमिनेटर में आता है, नीचे आता है। तो रेस्पिरेटरी इवेंट्स तो उतने ही हो रहे हैं लेकिन स्लीप आवर्स बढ़ गए, फॉल स्लीप बढ़ गए। ओके, आप सुन देख रहे हैं ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहीं से हम लोग पूरा मान लेते हैं कि इतना पेशेंट सोया है, पर एक्चुअल में इतना सोया नहीं होता है। ओके, तो डिनोमिनेटर बढ़ गया तो इससे क्या होगा, फाल्सली लो आएगा, जो EHI होगा वो लो आएगा। ओके, तो इसलिए ये अगर टाइप 3 कर रहे हैं तो ये अंडर स्कोरिंग करता है। अगर किसी का 60 है EHI तो उसको बताएगा 50 है, अगर किसी का 40 है तो बताएगा कि 35 है या 30 है, अंडर स्कोर करता है। क्योंकि ये हाइपोपनिया ठीक से नहीं बताता है, अराउजल है नहीं है, तो इसको हम हाइपोपनिया नहीं बोलते हैं। तो जो EHI होता है तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी इवेंट इंडेक्स, क्योंकि एपनिया हाइपोपनिया हुआ
लेकिन हम लोग क्लासिफाई नहीं कर सकते हाइपोपनिया की, क्योंकि हमारे पास में अराउजल नहीं है। तो हमें पता है कि इवेंट हुआ, लेकिन हाइपोपनिया हुआ है कि नहीं हुआ है वी डोंट नो, इसलिए हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी इवेंट इंडेक्स। ओके, तो ये इसके ड्रॉबैक है। लेकिन जब ये अंडरस्कोर कर रहा है, मान लो किसी का EHI 50 है एक्चुअल में, और ये बता रहा है कि आपका तो भैया 40 है, या किसी का मान लो 30 है एक्चुअल में, बता रहा है कि आपका तो 20 है। जो लेवल में बता रहा है कि सीवियर ओएस है, आपका 35 है, लेकिन जब घर में किया गया तो 25 आया, मॉडरेट आया। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर पेशेंट सीवियर ओएसए का एक्चुअली, तब तो उसको हम कर सकते हैं घर वाले को, टाइप 3 को, क्योंकि अगर किसी का 90 है तो 80 बता देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी भी सीवियर है। किसी का 60 है, उसको 50 बताएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी सीवियर है। किसी का अगर 40 से 30 बताएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चलो सीवियर है। लेकिन अगर किसी का एक्चुअल में 20 है और इसने बता दिया 10 है, तो 20 पे तो आप ट्रीट करोगे, 10 पे ट्रीट नहीं करोगे। तो जो मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट ओएसए हैं, अगर उनमें आप होम स्लीप टेस्टिंग करोगे तो फॉल्सली कहेगा कि ये नॉर्मल टू माइल्ड है, और ट्रीटमेंट हम उसको नहीं देंगे। तो हमें होम स्लीप टेस्टिंग तब करनी चाहिए तब हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हो कि पेशेंट को सीवियर ओएसए होगा, तभी हमें करना चाहिए। तो अमेरिकन एकेडमी स्लीप मेडिसिन क्या कहती है कि होम स्लीप टेस्टिंग एपनिया उनमें करना चाहिए जो कि सीवियर, मॉडरेट टू सीवियर ओएसए सस्पिशियस हो। मॉडरेट टू सीवियर वो कौन से पेशेंट होते हैं? जिनमें एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस होता है और विद एटलीस्ट टू ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा? हैबिचुअल स्नोरिंग, विटनेस एपनिया, हाइपरटेंशन। तो अगर पेशेंट को नींद दिन में ज्यादा आ रही है और साथ में दो सिम्टम और हैं, इसका मतलब पेशेंट को मॉडरेट टू सीवियर ओएसए होने के चांस ज्यादा है। ऐसे पेशेंट में हम लोग लेवल 3 या होम स्लीप टेस्टिंग एडवाइस कर सकते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट में कभी नहीं करना है, ये आपको हमें ध्यान रखना है। ओके, अब बात आई टाइट्रेशन की। ओके, जब हमने हॉस्पिटल में किया तो हमने हॉस्पिटल में टाइट्रेशन कर लिया, लेकिन अगर घर पे किया है तब क्या करेंगे? अगर हमने घर पे किया है तब हम क्या करेंगे? तब उसका हम लोग घर पे ही टाइट्रेशन कर सकते हैं ऑटोपेप से। ओके, ऑटोपेप प्रिस्क्राइब कर दो तो ऑटोपेप लगाएगा। दूसरा क्या ऑप्शन है? टाइट्रेट ऑटोपेप से करो, उससे बताओ कितना प्रेशर रिक्वायरमेंट है, उतना ही प्रेशर आप सीपेप में लगा दीजिए। ओके, और क्या ऑप्शन है? एम्पेरिक सीपेप दे दीजिए। से फॉर एग्जांपल आपको, आपका एक्सपीरियंस इतना है कि इतने AHI पे लगभग 8 या 10 का प्रेशर लगाते हैं, तो अब 10 का प्रेशर लगा दीजिए। ठीक है, एम्पेरिकल, जो कि प्रिफर्ड नहीं है। फिर या फिर यह है कि आपने होम स्लीप टेस्टिंग किया, आप उसको दूसरे दिन हॉस्पिटल में बोलो कि टाइट्रेशन करा के आए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हॉस्पिटल बेस्ड टाइट्रेशन स्टडी। तो उसमें हम लोग पेप ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, तो ये सब ऑप्शंस हैं टाइट्रेट करने के आफ्टर होम स्लीप स्टडी। ओके, अब बेनिफिट क्या है टाइप 3 की, जिसमें मैं पहले ही बता चुका हूं कि किस पेशेंट में करना चाहिए, जिनकी प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी हाई है ओवैसी। ऐसे में हम लोग टाइप 3 जा सकते हैं। बिफोर प्लान सर्जरी फॉर स्नोरिंग ऑफ ओएसए, ऐसे में टाइप 1 की जरूरत नहीं है, टाइप 3 मोर देन सफिशिएंट। फॉलोइंग सर्जरी फॉर ओएसए टू डॉक्यूमेंट इफेक्टिवनेस ओरल अप्लायंसेस। ओरल अप्लायंसेस लगाया आपने, इफेक्टिव है कि नहीं है, तो लेवल 1 की जरूरत नहीं है, आप घर में ही उसको स्लीप स्टडी करा लीजिए, देख लीजिए कि कितना आराम हो रहा है। सर्जिकल ट्रीटमेंट हुआ है और पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम घर पे स्टडी कर सकते हैं। अगर नेगेटिव टाइप 3 स्टडी हुई है और प्रोबेबिलिटी हाई है, तो ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल में ले जाके टाइप 1 स्टडी कराना चाहिए। तो ये हो गया टाइप 3 के बारे में। अब कुछ नई डिवाइसेस आती हैं। ये कन्वेंशनल डिवाइस थी, बड़ी कंफर्टेबल थी और बड़ी टेस्ट प्रूवन थी। अब कुछ नई डिवाइस आती हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं हॉस्पिटल होम स्लीप टेस्टिंग के लिए। वो कौन सी होती है? एक होती है वॉच पैट। पैट का मतलब होता है पेरिफेरल आर्टेरियल टोनोमेट्री। ओके, ये इजराइल ने दी थी, ये मेडिकल कंपनी है, इसने ये डिस्कवर की है। ओके, तो ये एक
डिवाइस है जो कि पेरिफेरल आर्टेरियल ब्लड फ्लो होता है उसको ये उस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो बड़ी हल्की सी डिवाइस है। इसमें क्या होता है, एक घड़ी जैसा होता है वॉच, एक पल्स ऑक्स टाइप का फिंगर ऑक्सीमीटर होता है। ओके, और एक एडिशनल सेंसर होता है जो हम लोग ऐड कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, ऐड कर सकते हैं। ये होता है ये वाला सेंसर, चेस्ट सेंसर। ओके, तो ये चेस्ट सेंसर होता है, ये जो हमारा जो स्टर्नम होता है इस पे अपर पार्ट लगाते हैं, मतलब ये सब एक्सटर्नल एरिया, ये वाला ये नॉच होती है इस पे लगाते हैं, ये स्टर्नम के ऊपर वाले पार्ट में। ओके, तो ये इसमें क्या क्या हो गया, चेस्ट सेंसर हो गया, ये पेट मशीन हो गई, और ये ऑक्सीमेट्री प्रोब हो गया। ओके, तो इतनी चीजें लगाते हैं। अब ये काम कैसे करता है? ओके, तो अब ध्यान दीजिएगा, होता क्या है जब पेशेंट को रेस्पिरेटरी इवेंट होता है, मान लो एपनिया हुआ, जब एपनिया होगा तब ऑक्सीजन कम हो जाएगा बॉडी में। ओके, जब एपनिया होता है और पेशेंट को एपनिया के बाद क्या होता है, एराउजल होता है। जब एराउजल होगा तो सिम्पथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके, सिम्पथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उसमें से एड्रिनल ज्यादा निकलेगा। भाई सबको पता है कि सिम्पथेटिक एक्टिविटी में एड्रिनल निकलता है। जब एड्रिनल निकलेगा तो पेरिफेरल वेसो कंस्ट्रिक्शन कराएगा। ओके, यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पे ये एक्शन करेगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ओके, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा और साथ में क्या होगा, एपनिया की वजह से ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाएगा। ओके, तो जो वैसो कंस्ट्रिक्शन ब्लड फ्लो कम हुआ था, उसी ब्लड फ्लो को ये जो हमारी डिवाइस है यही नापती है, जो डिवाइस है ब्लड फ्लो को नापती है। ओके, तो सिंथेटिक टोन बढ़ जाती है, वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, डिक्रीजिंग पेट सिग्नल। पेट सिग्नल क्या है, जो ब्लड फ्लो कम हुआ है दैट इज पेट सिग्नल। ओके, एसपीओ2 कम हो जाता है, हम लोग क्राइटेरिया लेते 3% या 4%, एसपीओ2 कम हो जाता है। और जब एसपीओ2 कम हो जाएगा और सिम्पथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाती है। हम सब जानते हैं कि सिम्पथेटिक एक्टिविटी हार्ट रेट बढ़ाती है। तो इतना सब कुछ हो गया, तो क्या क्या हो गया, ब्लड फ्लो कम हो गया, हार्ट रेट बढ़ गई, एसपीओ2 कम हो गया। ओके, और सेंसर क्या था हमारा, ये चेस्ट वाला, ये बताएगा कि चेस्ट मूवमेंट था कि नहीं था। जब एपनिया हुआ, अगर चेस्ट मूवमेंट है तो इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया है, अगर चेस्ट मूवमेंट नहीं है तो सेंट्रल एपनिया है। ओके, तो ये सब बताता है, लेकिन अगेन प्रॉब्लम क्या है कि हम स्लीप पैरामीटर्स नहीं लगा रहे, ईजी यूज लगा नहीं रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि अराउजल हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, तो इसलिए इसको बजाय EHI के हम इसको अगेन क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी इवेंट इंडेक्स, और PAHI। ओके, पी मतलब पैट, वॉच पैट है ना, पैट पैट AHI। ओके, तो इसमें हम लोग करेक्टली अपने यहाँ पे भी नहीं बता सकते क्योंकि फ्लोडक्शन हुआ है, कितना हुआ है वी डोंट नो। तो इसको हम बोलते हैं PAHI और PRDI, रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस इंडेक्स। तो ये हमारा हो गया सिंपथेटिक एक्टिविटी बेस्ड पेरिफेरल आर्टेरियल टोनोमेट्री, टोन देखते हैं तो ये हो गया वाच पैट। ठीक है, अब इसमें देखिए ये पैट है, बेड बताया था ना, देखिए यहाँ पे सिग्नल अच्छा आ रहा है, फ्लो अच्छा आ रहा है, फिर फ्लो कम हो गया। फ्लो कम क्यों हुआ, क्योंकि उसमें सिम्पथेटिक एक्टिविटी ज्यादा थी, पेशेंट को अराउजल हुआ है आफ्टर आफ्टर एपनिया। तो देखिए पैट सिग्नल कम हो गया, यहाँ पे कम हो गया, पल्स रेट बढ़ गया, सिम्पथेटिक एक्टिविटी हुई है, डिसैचुरेशन ऑक्सीजन कम हो गया, और यहाँ पे देखिए रेस्पिरेटरी मूवमेंट कंटिन्यू है, आ रहे हैं, है ना, कंटिन्यू है। तो ये क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया हो गया, मतलब इवेंट हो गया, एपनिया कहना थोड़ा सा गलत है, ऑब्स्ट्रक्टिव इवेंट हो गया। यहाँ देखिए फिर नॉर्मल हो गया, फिर यहाँ पे फिर आ गया, यहाँ पे कम हो गया पेट सिग्नल, यहाँ पे पल्स रेट बढ़ गया, सैचुरेशन कम हो गया, अगेन चेस्ट मूवमेंट प्रेजेंट, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव इवेंट हो गया। इस वाले केस में देखिए क्या हुआ कि देखिए सिग्नल कम हुआ, पेट सिग्नल कम हो गया, हार्ट रेट बढ़ गई, सैचुरेशन कम हो गया, लेकिन उसके साथ साथ में ये रेस्पिरेटरी मूवमेंट निल हो गया।
देख रहे हैं, रेस्पिरेटरी मूवमेंट, नो रेस्पिरेटरी मूवमेंट। इसका मतलब ये सेंट्रल इवेंट है। आप देख रहे हैं स्नोरिंग भी गायब हो गई है। ओके, जो सिग्नल लगाए थे हम लोग स्टर्नम पे, वो स्नोरिंग भी बताती है। तो ये सेंट्रल इवेंट है। ओके, फिर इस डिवाइस के बाद में एक और डिवाइस आई एक्टिग्राफी, जो कि नॉर्मल घड़ी ऐसी लगती है। ओके, आपने देखा होगा लोग काफी वॉच बांधते हैं। तो इस वॉच का क्या रोल है, उसको बोलते हैं एक्टिग्राफी। ओके, तो एक्टिग्राफी बेसिकली स्लीप पैटर्न बताती है, एक स्लीप डायरी की जैसे है कि आप कितने बजे सोए, कितने बजे जगे, रात में आप कितनी बार नींद खुली आप। ओके, तो ये क्या करती है, ये मूवमेंट डिटेक्ट करती है। मैं आगे चार्ट दिखाऊंगा आपको। तो बेसिकली स्लीप वेक पैटर्न बताती है एंड डिपेंड्स ऑन मूवमेंट। अगर आपका मूवमेंट हो रहा है, आप बॉडी हिल रही है आपकी, तो ये बताएगी कि आप जगे हुए हैं। आप बिल्कुल सो गए, कोई मूवमेंट नहीं है, तो घड़ी कहेगी कि ये सो गया। बस इतना ही ये बताती है। तो क्या क्या बताती है ये, टोटल स्लीप टाइम बताती है, स्लीप लेटेंसी, जब आप बिस्तर पर लेटे, जब आप बॉडी मूवमेंट बिल्कुल जीरो हो गया, तो स्लीप लेटेंसी। वेक टाइम, मॉर्निंग में कितना, कब उठे। फिर वेक आफ्टर स्लीप ऑन, रात में आप कितनी बार उठे हैं, सब मूवमेंट डिटेक्ट करती है ये। ठीक है, तो बेसिकली एक स्लीप डायरी की तरह है, जो बताएगी कि आप कब सो रहे हैं, कब जग रहे हैं, कितनी बार उठ रहे हैं। तो ये यूजफुल है इंसोम्निया के लिए, सर्केडियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर के लिए। मतलब आप देर से सोना, देर से उठना, ये सब जो होते हैं, जो सर्केडियन रिदम ब्रीदिंग स्लीप डिसऑर्डर होते हैं, तो ये बता देगी ये। लेकिन ये एक दिन में नहीं बताएगी, कम से कम 72 आवर्स से 14 दिन तक बांधना पड़ेगा। तो डेली हम बांधेंगे तब ये बताएगी कि ये स्लीप वेक पैटर्न क्या है। अब इस ग्राफ में देखिए, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये मूवमेंट है। तो बॉडी मूवमेंट हो रहा है, तो घड़ी कह रही है कि अभी जगा हुआ है आदमी। जब मूवमेंट बंद हो गया, तो इसने अंदाज लगाया कि आदमी सो गया, तो ये वेक हो गया। रात को 12 बजे फिर मूवमेंट डिटेक्ट करने लगा, ये बैठ के अपना अपना उठ के ये वॉशरूम गए, मूवमेंट दिखाई दिया, कहते पेशेंट जग गया। फिर सो गया, फिर ये मॉर्निंग में फिर जग गया। सेकेंड डे, सैटरडे था, सैटरडे नाइट आराम से पार्टी वार्टी करके आए भाई साहब, रात को 12 बजे सोने गए। तो जब सोने गए हैं, तब ये बता रहा है कि सो गए, सुबह जल्दी उठ गए। संडे को और ज्यादा लेट सोए हैं, फिर मंडे को तो जल्दी सो गए। तो ये स्लीप वेक पैटर्न बताता है, कब सोया कब जगा है। ओके, तो ये यूजफुल है फॉर स्क्रीनिंग पर्पस और इंसोम्निया के लिए या फिर सर्केडियन डिसऑर्डर के लिए। तो एक्टिग्राफी कब यूज करने चाहिए हमें, तो ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन की गाइडलाइन है। ओके, तो हमें कब यूज करना चाहिए, इंसोम्निया डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए कंडीशनल रिकमेंडेशन है। सर्केडियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर, ये भी कंडीशनल है। इंटीग्रेटेड विद होम स्लीप एपनिया टेस्ट, अगर आप कोई और मशीन यूज कर रहे हैं साथ में, इसको भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या बताएगी, ये टोटल स्लीप टाइम बताएगी। टू मॉनिटर टोटल स्लीप टाइम बिफोर टेस्टिंग एमएसएलटी। ओके, एमएसएलटी करते हैं उसके लिए, नार्कोलेप्सी वगैरह के लिए। उसमें जिस पेशेंट रात को सोया है कि नहीं सोया, ये घड़ी बता देगी, एक्टिग्राफी बता देगी। तो जो हमारा वॉच पैड था, अभी जो मैंने पिछले बार बताया था, तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि वो स्लीपिंग टाइम नहीं बता रहा था, कब पेशेंट कब सोया रात में, कब जगा, वो नहीं बता रहा था, टोटल स्लीप टाइम नहीं बता रहा था। अगर हम वॉच पैड के साथ में एक्टिग्राफी भी जोड़ देंगे, तो ये कंप्लीट स्टडी बन जाएगी, स्लीप स्टडी। ओके, तो जब हम लोग दोनों कंबाइन कर देंगे, तो ये वेकफुलनेस बताएगा, रैम और नॉन रैम भी बताता है। कैसे बताता है, कि जब रैम होगी उसमें पल्स वेरिएबिलिटी ज्यादा होती है। देखिए कितनी पल्स वेरिएबिलिटी है। ठीक है, चिन का जो मूवमेंट है, जो चिन का जो जो बॉडी का मूवमेंट है, वो कम हो जाएगा। तो इससे रैम और नॉन रैम का आइडिया लग जाता है। तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी, सैचुरेशन ज्यादा कम हो जाएगा, तो ये रैम मान लेते हैं। ये सब एस्टिमेट है, अभी स्टडी प्रूवन नहीं है। तो अगर हम वॉच पैड के साथ में एक्टिग्राफ यूज कर लेते हैं, तो ये एक तरह की गुड स्टडी हो जाती है, जिसमें कि हम लोग पी फॉर वॉच पैड, तो पेट EHI, पैच RDI, रैम में कितना है, नॉन रैम में कितना है, ये बता देता है। पल्स ऑक्सीमीटर लगा हुआ है, तो सैचुरेशन बता देता है, सैचुरेशन मिनिमम कितना आ गया, मैक्सिमम कितना आ गया, 90% कितना आ गया।
और ये पूरा स्लीप का स्टैटिस्टिक्स बता देता है। ओके, तो वॉच पैड प्लस एक्टिग्राफी इज गुड। ओके, फिर कुछ और डिवाइसेस हैं, नई नई डिवाइसेस जो कि यूएस एफडीए ने अप्रूव किए हैं, लेकिन अभी भी ये टेस्टिंग फेज पे है। ओके, तो इसमें एक देखें, ये बटन जैसा आता है, ये है ना, बटन जैसा आता है, इसको हम लोग उंगली पे बांध देते हैं। ओके, तो ये भी जो पेरिफेरल आर्टरी टोनोमेट्री था, जो वॉच पैड वाला था, उसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि रेस्पिरेटरी इवेंट में कितना पेरिफेरल कंस्ट्रिक्शन हुआ, कितना सेचुरेशन कम हुआ, हार्ट रेट कितना वेरिएबिलिटी की, मतलब पल्स रेट कितना वेरिएबिलिटी की। तो ये उसी प्रिंसिपल पे काम करता है, पेरिफेरल आर्टरी टोनोमेट्री पे। ओके, तो ये यूज कर सकते हैं एक्टिग्राफी और ऑक्सीमेट्री के साथ में। हमें एक दिन में काम नहीं चलेगा, अगेन एटलीस्ट 3 डे चाहिए, मल्टीपल नाइट टेस्ट करना है हमें। डिस्पोजल होता है, एक बार यूज करिए फिर फेंक दीजिए। तो ये वैलिड किया गया है, उसको अप्रूव किया है यूएस एफडीए में, पर लेकिन ये अभी स्क्रीनिंग पर्पज से यूज हो रहा है। अगर ये कह रहा है कि हाँ प्रॉब्लम है, अगर ये कह रहा है ओएसए है, तो हमें इस पर रिलाई ना करके लेवल 1 स्टडी या लेवल 3 स्टडी करानी चाहिए कंफर्म करने के लिए। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में और स्टडी हो और इसको ही एक मतलब एक कंपेरेबल मान लिया जाएगा, हो सकता है। ओके, तो इस तरह की रिपोर्ट आती है इसमें। तो इसमें EHI बताता है, ओके, ऑक्सीजन बताता है, SpO2 बताता है, और स्लीप, टोटल स्लीप टाइम भी बताता है। तो ये सब डिटेक्ट करता है, वो सिम्पथेटिक एक्टिविटी पर डिपेंड होता है और पेरिफेरल आर्टेरियल टोनोमेट्री पे काम करता है। इस तरह की और भी डिवाइस आती हैं, जैसे औरा रिंग, तो वो डिस्पोजेबल था, नाइट आउल, ये डिस्पोजेबल नहीं है, ये एक रिंग की जैसे है, उसको फेंक नहीं सकते हैं। ओके, फिर दूसरा होता है बैलून रिंग, ये भी फिंगर में इस तरह से पहन सकते हैं, ये भी डिस्पोजेबल नहीं है। और ये सब यूएस एफडीए ने अप्रूव कर रखे हैं फॉर स्क्रीनिंग ऑफ ओएसए। ओके, तो ये है। अब लास्ट, स्मार्ट वॉच। आपने कोविड में देखा होगा कि लोग घड़ी पहन के घूम रहे थे, कोई गार्मिन की घड़ी, कोई एप्पल की घड़ी, कोई सैमसंग की घड़ी। अगर आप पहनेंगे तो आप ऐप में देखेंगे कि स्लीप का भी बताता है। ओके, वो बता देगा आप कितना सोए हैं। तो स्लीप पैरामीटर्स होता है, क्या क्या बताता है ये बेस्ड होता है एक्टिग्राफी पे, मोशन डिटेक्ट करता है, तो बताएगा कि मोशन बेस पे कि आप कब सो रहे हैं, कब जग रहे हैं, रात में कितना आप उठे हैं, एक्टिग्राफी। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बताएगा, क्योंकि आपने स्टेप बांध रखी है, पल्स बताएगा, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बताता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन बताता है, क्योंकि इसमें फोटोप्लेथ्रोग्राफी, इंफ्रारेड एलईडी होती है। रेस्पिरेटरी एस्टिमेट करता है। तो ये होगी एप्पल वॉच, ये एप्पल वॉच। लेकिन कुछ सैमसंग की नई घड़ी आ रही है, जिसमें कि एक डिवाइस और है स्नोरिंग लगाने के लिए। तो होता क्या है कि घड़ी के साथ में मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, और जब वो ऐप को हम लोग रात में मोबाइल रख के सोएंगे, तो जब भी आप स्नोर करेंगे वो रिकॉर्ड कर लेगा। और वो घड़ी से जो वेरिएबिलिटी आ रही है, जो एक्टिग्राफी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी आ रही है, ऑक्सीजन आ रहा है, उससे कमेंट करके बता देगा कि आपको ओएसए है कि नहीं। तो अगेन ये सब स्क्रीनिंग टूल हैं, डायग्नोस्टिक नहीं है। ओके, लेकिन ये काफी हेल्प करते हैं पेशेंट को एक समझाने के लिए कि आपको स्लीप प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वैसे हो सकता है। तो इसको यूज कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है, स्क्रीनिंग टूल की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब मेरा लास्ट पार्ट, क्विज। ओके, तो क्वेश्चन है ऑडियंस के लिए, सब लोग सिंसियरली आंसर दीजिएगा। तो ये कौन है? सब लोग जानते हैं, ये अदनान स्वामी सिंगर थे, है ना। आप सबको पता है कि काफी हेल्दी थे, ओबीस थे, सुपर ओबीस थे। ओके, इनको डे टाइम स्लीपीनेस थी, स्नोरिंग थी। ओके, स्टॉप बैंक देखा तो 7/8 था, कोमोर्बिडिटी डायबिटीज थी, हाइपरटेंशन था। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या इस पेशेंट का स्लीप स्टडी होना चाहिए? यस, तो कौन सा होना चाहिए? तो जैसे मैं बता चुका हूं कि अगर किसी पेशेंट को कोमोर्बिडिटी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ऐसे पेशेंट को टाइप 1 स्टडी ही करना चाहिए। जब टाइप 1 स्टडी किया गया तो 86 इसका EHI आया। ये हाइपोथेटिकल है, एक्चुअली मुझे नहीं पता कि इनका EHI कितना था। ओके, तो सीवियर ओएसए था, हम मान ले रहे हैं हो गई। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस पेशेंट को बाईपेप लगाया
और सब जानते हैं कि बैरिएट्रिक सर्जरी हुई थी, और बैरिएट्रिक सर्जरी और बाईपैप के बाद में ये चेंज हो गया था। दिस इज ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज सीखने वाली बात है कि आदमी कुछ भी कर सकता है। ओके, आफ्टर 6 मंथ्स जब ये इससे ऐसे हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो क्या इनको स्लीप स्टडी की रिक्वायरमेंट है, रिपीट स्टडी करना चाहिए? तो आंसर है यस। ओके, क्यों? क्योंकि इन्होंने वेट लॉस किया है। तो मैंने पहले बताया था कि एएसएम क्या कहता है कि 10% वेट गेन हुआ है या लॉस हुआ है, हमें रिपीट करना है। सर्जरी के बाद में रिपीट करना है देखने के लिए कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, तो इसमें रिपीट करना है। केस नंबर 2, ये 70 ईयर के मेल है, कोई वैसे सिम्टम नहीं, ना तो स्नोरिंग है ना स्लीपीनेस है, बट स्मोकर है जिसकी वजह से इनको सीओपीडी हो गया है। हाइपरटेंशन है, डे टाइम डे टाइम जो पीसीओ2 है वो ज़्यादा है, 56 है। तो डायग्नोसिस क्या है? सीओपीडी विथ हाइपरटेंशन विथ क्रॉनिक हाइपोवेंटिलेशन। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पेशेंट में क्या हमें स्लीप स्टडी करनी चाहिए टू रूल आउट ओएसए हाइपोवेंटिलेशन? आंसर इज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? और करनी चाहिए कौन सी करनी चाहिए? तो इसका आंसर है कि नहीं, स्लीप स्टडी कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें मैंने पहले बताया था कि पेशेंट को अगर कोमॉर्बिडिटी है, साथ में ओएसए की सिम्टम है, तभी स्लीप स्टडी करानी है। खाली पीली में ऐसे नहीं करा लेनी कि पेशेंट का पीसीओ2 बढ़ा हुआ स्लीप स्टडी करा ली, नहीं। ये पेशेंट स्लीप स्टडी कराएगा ही नहीं क्योंकि जरूरत नहीं है। अगर इस पेशेंट को डे टाइम स्लीपीनेस या और कोई सिम्टम्स होते ओएसए के, तब इसमें स्लीप स्टडी रिक्वायर्ड होते। ओके, केस नंबर 3, ये एक यंग बॉय है, यंग तो नहीं कहेंगे, 35 ईयर है, बीएमआई 36, ओबीस, नो सिम्टम ऑफ ओएसए, कोई सिम्टम नहीं है, रेयर है लेकिन कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन बाइकार उसका 31 है और कोमोर्बिडिटी कोई है नहीं। तो क्या इसकी डायग्नोसिस है? प्रोबेबल डायग्नोसिस, पेशेंट ओबीज है और बाइकार बढ़ा हुआ है। मैं बता दूं कि बाइकार अगर बढ़ा हुआ होता है तो उससे स्टेप होता है क्रॉनिक हाइपोवेंटिलेशन के लिए। अगर किसी का बाइकार 27 से ज्यादा है, इसका मतलब उसको हाइपोवेंटिलेशन है, उसका CO2 बढ़ा हुआ है, उसको कंपनसेट करने के लिए बाइकार बढ़ गया है। तो इस पेशेंट को क्या है? ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम, ओएसए नहीं है। अब क्या इसकी स्लीप स्टडी होगी? और होगी तो कौन सी होगी? तो पहला आंसर है कि स्लीप स्टडी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि लिटरेचर कहता है कि 90% ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम में ओएसए होता है। अगर ओएसए है, जो कि चांस है 90%, ऐसे में ट्रीटमेंट होगा पैप थेरेपी, सी पैप थेरेपी और बाईपैप थेरेपी। अगर लगाएंगे तो उसका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ओके, तो पेशेंट को स्लीप स्टडी कराना है। आप कोई भी करा सकते हैं, टाइप 1 कर सकते हैं, टाइप 3 कर सकते हैं, क्योंकि कोई कोमोर्बिडिटी नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो आप कोई भी इसमें करा सकते हैं। क्लियर? ये केस हमने डिस्कस किया था। तो ये अंकल थे, इनको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, हाइपरटेंशन डायबिटीज था, हिस्ट्री सजेस्टिव ऑफ ओएसए था, एंजियोप्लास्टी भी हो चुका है। इस पेशेंट को क्या स्लीप स्टडी कराएंगे? यस। कौन सी? टाइप 1, कोई भी कोमोर्बिडिटी हो, टाइप 1 कराएंगे। लास्ट क्वेश्चन, सब जानते होंगे, सब ने ये, हम सब ने रामायण देखी हुई, कभी ना कभी देखी होगी, और इसको हम पहचानते होंगे। ये कौन है? ये, यस, ये कुंभकर्ण है। ओके, कुंभकर्ण सब जानते हैं कि इनको शाप मिला हुआ था कि ये रात को 6 महीने तक सोएंगे। ओके, और सबने टीवी में देखा होगा कि इनको स्नोरिंग रहती थी स्नोरिंग, सोते थे, कोई डे टाइम सिम्टम नहीं था। जब 6 महीने बाद जगते थे तो ही इज फुली एक्टिव लाइक दिस, लड़ाई लड़ते थे, सब कुछ करते थे, खाते पीते मस्त रहते थे, कोई डे टाइम सिम्टम नहीं था। सीरम बाइकार्बोनेट नॉर्मल, अब देखा किसी ने होगा, लेकिन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, हाइपोथेटिकल है कि बाइकार्बोनेट नॉर्मल था, मतलब ओएचएस नहीं था, हाइपोवेंटिलेशन नहीं था। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इनको स्लीप स्टडी की रिक्वायरमेंट है? आप इमेजिन करिए, एक मोटा आदमी, केवल स्नोरिंग है, कोई कोमोर्बिडिटी नहीं है, कोई डे टाइम स्लीपीनेस नहीं, क्या आप स्टडी करेंगे? आंसर इज
आई डोंट नो। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। दो चीजें हैं, थियोटिकल, प्रैक्टिकल। अगर थियोटिकली जाएंगे तो हम इसका क्या करेंगे, स्टॉप बैंग। अगर स्टॉप बैंग लगाएंगे तो काफी चीज आएंगे, स्नोरिंग है, ओके, बीएमआई हाई है, एज ज्यादा है, नेशनल ज्यादा है, जेंडर ज्यादा है, तो स्कोर आएगा इसका 5/8। तो थियोटिकली जाएंगे तो करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली जाएंगे जब पेशेंट कोई दिक्कत ही नहीं है तो क्यों करना है स्टडी। ओके, तो फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर थियोटिकली जाएंगे तो स्लीप स्टडी करना चाहिए, और प्रैक्टिकली जाएंगे तो स्लीप स्टडी की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा ऑनेस्ट आंसर है। तो इन समरी, इंडिकेशन क्या क्या होते हैं, स्लीप ब्रीदिंग डिसऑर्डर, पैरासोमनियास, पीरियडिक मूवमेंट। कब रिपीट कराना है, जब 10% वेट लॉस हो जाए या सर्जरी हुई हो, डेंटल अप्लायंसेस लगानी हो। टाइप 1 कहाँ करना है, जाकि कोमॉर्बिडिटीज हो, स्प्लिट नाइट स्टडी करना हो, टाइट्रेशन करना हो, पैरासोमनियास हो जो कॉम्प्लिकेटेड हो। होम स्लीप टेस्टिंग काफी कंफर्टेबल होती है, लेकिन मॉडरेट टू सीवियर ओएसए में ही करनी चाहिए, अदरवाइज नहीं करनी चाहिए। टाइप 4 है, एक्टिग्राफी है, स्मार्टफोन है, ये स्क्रीनिंग पर्पस के लिए है। ये कभी भी डायग्नोसिस के लिए यूज नहीं करना चाहिए एज ऑफ नाउ। फ्यूचर में हो सकता है आप लोग करें, लेकिन अभी तो नहीं है, अभी तो स्क्रीनिंग टूल है। तो ये मेरे कुछ पुराने वीडियोस हैं स्लीप मेडिसिन में, मैं एक पूरी सीरीज बना रहा हूँ। तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि पेप थेरेपी कैसे एडवाइस करते हैं, कैसे स्लीप रिपोर्टिंग करते हैं, कैसे हम लोग समझाते हैं पेशेंट को आसान भाषा में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ में, लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।